Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic. As you all know that we are doing our chapter number 3, that is human reproduction, and in chapter number 3 we are just going to finish our chapter. So second last topic today we are going to discuss. After today's class, one more class will be there for this chapter, then we will do our next chapter. So today we are going to discuss our topic, that is fertilization and implantation. As both names are telling you the meaning, that fertilization means fusion and implantation means implant का meaning होना attach हो जाना. Okay, so firstly we will discuss the topic fertilization, then we will do the topic implantation. So before we start fertilization, I'll tell you about the diagram of ovum, structure of ovum कि ovum कैसा दिखाई देता है. Structure of sperm we have done earlier, but today we are going to doing firstly the structure of ovum. तो ओवम के स्ट्रक्चर से पहले मैं तुम्हें ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में बताऊंगी. ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? जो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन एक ग्रेफियन फॉलिकल बनता है. और उस ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स डू दैट. सो ग्रेफियन फॉलिकल में सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है, वो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ ग्रेन्युलोसा. इट इज मेड अप ऑफ ग्रेन्युलोसा. एंड इस ग्रेन्युलोसा के बाद एक कैविटी होती है इसके अंदर. दैट कैविटी इज एंट्रम कैविटी. ओके, एंट्रम कैविटी के बाद हमारा कौन आता है? ओवम आता है. दैट इज ओवम. एंड इस ओवम की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद एक और लेयर होती है. दिस रेड कलर लेयर आई एम ड्रॉइंग, एंड दिस रेड कलर लेयर इज वन मेम्ब्रेन. एंड इसके बाहर फिर एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. ओके, सो दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन follicle. Okay, this is antrum cavity, the granulosal layer, and this is ovum. अब हम इस ovum को बाहर निकाल लेते हैं. Okay, तो ovum बाहर आएगा तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है जिसको क्या बोला जाता है? जोना पेलुसिडा. This is known as zona pellucida. Okay, and zona pellucida के बाहर एक और लेयर होती है, that is known as corona radiata. This layer is corona radiata. Okay, so this is the structure of ovum. It is the structure of ovum. Now what are its parts? Outermost layer is known as corona radiata. Clear? And then उसके बाद एक लेयर आती है जिसका नाम है zona pellucida. zona pellucida के बाद एक लेयर है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन. ओके, एंड दिस सेंट्रल इज न्यूक्लियस, और यू कैन से इट इज ओवम. डन. एंड दिस यू कैन सी हियर दैट दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर, एंड जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है. इस स्पेस को बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस. प्री विटेलाइन स्पेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. Structure of ovum में what you see that outermost layer, outermost membrane is known as corona radiata. ठीक है. उसके बाद आती है जोना पेलुसिडा. इट इज द नॉन सेलुलर लेयर. ये कैसी लेयर होती है?
नॉन सेलुलर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, नॉन सेलुलर होती है। उसके बाद मेम्ब्रेन आते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन जोना पेलुसिडा and vitelline membrane there is a space that is known as perivitelline space, perivitelline space. Okay, and inside that out innermost structure is that is nucleus ovum. Any doubt? समझ आ गया इसका structure? Okay, so we have done structure of ovum, structure of sperm earlier we have done in our previous classes. Now I'll tell you that ovum कहाँ से release होता है, कहाँ पहुँचता है, where it has to reach to meet the sperm, where fertilization will takes place. You know that this is the diagram of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ा है, चीज़ें बहुत अच्छे से हमने की हैं. ओके, सो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द ओवरी विच इज अटैच विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स टू द यूट्रस एंड टू द फिम्ब्रे. You can see here it is the structure of a female reproductive system. We can make only one side because we are to show that how egg reach from ovary and to the ampulla. You know there is the secondary oocyte. We will not say it ovum or egg. अभी के लिए ये क्या है? Secondary oocyte है. ठीक है. After the formation of secondary oocyte, this secondary oocyte goes by the help of fimbriae. Fimbriae इसको कैप्चर कर लेता है. Fimbriae क्या है? These are fimbriae. ये क्या है? Finger like structure as we have done earlier. Finger like structure है which capture ovum from the ovary. They capture ovum. यहाँ से ovum को लेके जाएंगे and from here ovum will go with the help of ciliated epithelium. As I told you that fallopian tube जो है oviduct है. ये क्या है? Oviduct. इसके अंदर कैसा टिश्यू प्रेजेंट है? Ciliated epithelium. And this ciliated epithelium will help the secondary oocyte to reach the location that is ampulla. ये कौन सी location है? Ampulla. And this is the site of fertilization. Ampulla is the site of fertilization. It means यहाँ पे ovum को, ये ओवम एक कॉफी शॉप में बैठा है एंड इट हैज़ टू वेट फॉर स्पर्म. इसको स्पर्म के लिए वेट करना है. सो ओवम यहाँ आ जाता है, यानी सेकेंडरी oocyte यू कैन से सेकेंडरी oocyte इज हियर. ये यहाँ आ गया है. दिस इज सेकेंडरी oocyte. इट इज प्रेजेंट इन एम्पुला. इट इज वेटिंग फॉर स्पर्म. सो दिस इज डन अराइवल ऑफ ओवम. ओवम कैसे पहुँचता है फर्टिलाइजेशन की साइट तक. नाउ वी विल डू दैट हाउ स्पर्म रीच टू द ओवम. वो ओवम तक कैसे पहुंचता है? यू कैन सी दैट व्हेन कोपुलेशन टेक्स प्लेस, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देन पेनिस विल रिलीज, दिस इज पेनिस एंड इट विल रिलीज सीमन along with sperm. You can say semen means sperm plus that secretion of that glands of male accessory glands. तो this is penis. ये क्या है? पेनिस है. It will secrete what? Sperm. ये यहाँ पे sperm secrete कर देगा. Okay, these are sperms. And I told you in our previous classes that how many sperms are secreted in one sexual intercourse in during one copulation. एक copulation के दौरान कितने sperm secrete किए जाते हैं? Around 200 to 300 million sperms. 200 to 300 million sperm. Okay, so what is going on here? You will see that copulation takes place when penis enter to vagina. It secretes sperms, and this number is 200 to 300 million sperms. And this process is known as insemination. इस process को क्या बोला जाता है? Insemination. कौन सी process? Which process is known as insemination? It is the release of sperm. Release of sperms by who will release? Penis. By penis into vagina during copulation. During copulation.
कोपुलेशन के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, व्हेन स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वेजाइना बाय पेनिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज insemination. Okay, now sperms are reached through vagina, they are going towards with the help of cervical canal, they are going to uterus. अब वो uterus में जा रही हैं अराउंड 200 to 300 मिलियन. अब क्या होता है, जैसे ही वो वेजाइना में एंटर करते हैं, वेजाइनल सिक्रेशंस आर देयर, वेजाइना का अपना फ्लूइड होता है, अपने सिक्रेशन होते हैं. एंड व्हाट वेजाइना थिंक, वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थिंक दैट दीज स्पर्म्स आर फॉरेनर्स. वो स्पर्म को फॉरेनर मानते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के नहीं है ना, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. दे थिंक ये तो कोई फॉरेनर पार्टिकल्स आ गए. व्हाट दे डू, एज हमारे जब इंडिया में कोई बाहर से एंट्री करता है तो व्हाट आर यू नो दैट व्हाट आर आर्मी डू, वो क्या करते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं ना, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं, उनको घायल करने की कोशिश करते हैं. सो सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थॉट कि ये जो स्पर्म है दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स एंड वी हैव टू किल देम, वी हैव टू अटैक ऑन देम. तो वेजाइनल सिक्रेशन जो है, यहाँ से वेजाइना के भी सिक्रेशन है और इधर से यूट्रस का भी सिक्रेशन है. दीज वेजाइनल सिक्रेशन एंड यूट्रस सिक्रेशन अटैक ऑन स्पर्म, ये स्पर्म पे अटैक करना शुरू कर देते हैं. मेनी ऑफ द स्पर्म्स किल देयर, वहां पे वो मर जाते हैं, दे डाई देयर, मर जाते हैं. सम स्पर्म्स आर लेफ्ट विच जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, वो आगे जा रहे हैं. कुछ तो इधर निकल जाते हैं, जो रास्ता भटक जाते हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, इस मंथ बात कर रहे हैं कि इस मंथ इस ओवरी से एग रिलीज हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो कुछ इधर चले जाते हैं एंड कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं. बट डू यू नो कि ओवम तक कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे, कुछ एक तो मर चुके हैं रास्ते में. ओवम तक कितने पहुंच पाते हैं? टोटल कितने हैं? 200 to 300 मिलियन. एंड only 200 sperm reached up to ovum. 200 sperm reach up to ovum. You can say that 1 मिलियन में एक स्पर्म ऐसा है जो ओवम तक पहुंच पाएगा. एंड 1 मिलियन में कितने होते हैं लेग? 10 लाख आर देयर इन 1 मिलियन. तो इसका मतलब 10 लाख में से एक स्पर्म ऐसा है विच रीच टू दी ओवम, जो एम्पुला तक, ओवम तक पहुंच पाता है. Only one sperm is there, and you know that is the lucky sperm, that is a lucky one in 200 to 300 million sperm, जो अकेला एक वहां तक पहुंच पा रहा है. समझ आ गया? So this is the arrival of sperm. कैसे sperm पहुंचता है कहां तक? एम्पुला तक, ओवम तक. अच्छा, अब बीच रास्ते इसको और भी चीजों का सामना करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है स्पर्म के लिए वहां तक पहुंच रहा है. इट हैज टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. बट वन मोर थिंग इज देयर जो इसको फेस करनी पड़ती है. क्या होता है कि वी नो कि अगर मैं स्पर्म का तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाऊं, वी हैव डन हाउएवर इन आवर अर्लियर क्लासेस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड इट हैज मेनली 4 पार्ट्स. दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज नेक पार्ट, दिस इज मिडल पीस एंड लास्ट वन इज टेल. टोटल कितने पार्ट्स हैं स्पर्म के? टोटल 4 पार्ट्स आर देयर, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. एंड व्हाट हैपन, वी नो कि इस हेड के अंदर एक एक्रोसोम पार्ट होता है और एक न्यूक्लियस पार्ट होता है इन द हेड. एंड होल स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा का पूरा स्पर्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है. ठीक है. Now what happens when these sperms reach to uterus? ये यूट्रस तक जब पहुंचते हैं वहां पे वेजाइनल सिक्रेशंस हैं एंड these वेजाइनल सिक्रेशन रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आगे से इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे रप्चर कर देते हैं, इसका ब्रेकडाउन कर देते हैं. फॉर व्हाट पर्पज? वी नो कि यहाँ पे कौन है? एक्रोसोम है. एंड एक्रोसोम है व्हाट? एंजाइम्स. उनके पास एंजाइम्स हैं. फॉर व्हाट पर्पज? ओवम की वॉल को डिग्रेड करने के लिए. ठीक है, तभी तो वो ओवम में एंटर कर पाएंगे. सो व्हाट हैपन्स व्हेन दीज स्पर्म्स रीच टू यूट्रस, देन वेजाइनल सिक्रेशन रप्चर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं सो दैट एक्रोसोम से एंजाइम निकलना इजी हो जाए. यानी आधा काम आसान कर देते हैं स्पर्म का कि वो ओवम तक पहुंचेगा तो उसको आधा ही काम करना पड़ेगा. समझ आ गया? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट. एक बार ये नीट में आया है
कैसे आया है ऐसे नहीं पूछा, कैपेसिटेशन होता क्या है। इस डेफिनेशन इज गिवन that one sperm enter to the uterus, then vaginal secretion attack on it, its plasma membrane rupture, acrosome try to come out, name the process, कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। This process is known as capacitation of sperm. Is it clear? Now अब फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स यहां से स्पर्म यहां पहुंच गया है एम्पुला में, ओवम भी वहां पे है, दोनों वहां है। बट डू यू नो कि फर्टिलाइजेशन अब हर एक केस में थोड़ा ना फर्टिलाइजेशन होता है, हर बार स्पर्म पहुंचता है, हर बार ओवम पहुंचता है, बट नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड डज नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। क्या हर एक कोपुलेशन, हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है? नो, इट डजंट देयर। देन व्हाई इट इज नॉट सो? ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज अराइवल ऑफ स्पर्म and arrival of ovum should be simultaneously. Simultaneously means at the same time. दोनों सेम टाइम पे अगर वहां पहुंचते हैं then fertilization occur, otherwise doesn't occur. That's why all copulation does not lead to fertilization and then pregnancy. Okay, and you know कि लाइफ टाइम के बारे में तुमने पढ़ा है that ovum life time is 24 hours. ovum का लाइफ टाइम कितना है? 24 आवर्स। वो जस्ट 24 आवर्स तक सरवाइव कर सकता है, बट जो स्पर्म है इसका लाइफ टाइम होता है 24 to 48 आवर्स। वो 2 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हाउएवर इसकी लाइफ टाइम 3 दिन भी हो सकती है स्पर्म की, बट उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इट एग्जॉस्ट इट्स एनर्जी, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं रहता है। तो ओवम जस्ट वेट फॉर 1 डे, वो 1 दिन के लिए वेट करता है। इफ स्पर्म कम्स then fertilization occur, otherwise ovum get died and then fertilization will not take place. या तो स्पर्म पहले से ही वहां वेट कर रहा हो, क्योंकि वो तो 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, हो सकता है स्पर्म पहले वाले दिन आ गया है और ओवम अगले दिन रिलीज होके आया है, तो इट्स ओके, ओवम की तो लाइफ है, उसकी भी लाइफ अभी। बट कई बार क्या होता है, ओवम इज रिलीज्ड अर्लियर बट स्पर्म डजंट रीच, वो नहीं पहुंचता है और पूरा 1 दिन निकल जाता है, देन ओवम गेट डाइड, देन नो फर्टिलाइजेशन अकर एज वी हैव डन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर देन व्हाट हैपन, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर। इज इट क्लियर? सो अब हमने कर लिया है कि कैसे कैपेसिटेशन होता है, कैसे स्पर्म ओवम तक पहुंचता है। नाउ विल डू कि हाउ दे विल फर्टिलाइज। ठीक है, अच्छा तुमने ये चीजें ध्यान से समझ ली है आई थिंक, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड देन इंसेमिनेशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म बाय पेनिस इनटू वेजाइना में कैसे स्पर्म रिलीज होता है, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। ओके, एंड देन वी विल डू फर्टिलाइजेशन, वी विल डू फर्टिलाइजेशन and fertilization I'll rough it and then we will do the next step, that is fertilization. Okay, insemination is clear, capacitation is clear. In capacitation what happen? Plasma membrane rupture किसकी? sperm की, and then it becomes weak and then it can reach to ampulla region and where fertilization will occur. Now I'll make the diagram of ovum and then I'll tell you that how fertilization occur. This is the nucleus as we have done earlier and this is plasma membrane or vitelline membrane. This is zona pellucida and pre-vitelline space कहाँ पे बनता है? vitelline membrane और zona pellucida के बीच में, विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस जो है उसका नाम क्या है? पेरीविटेलाइन स्पेस। इसको यू विल राइट पेरीविटेलाइन, पेरीविटेलाइन स्पेस। ओके, देन आई विल मेक हियर कोरोना रेडिएटा। दिस इज द लेयर दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, दिस इज कोरोना रेडिएटा। ओके, दिस इज जोना पेलुसिडा and this membrane vitelline membrane or
vitelline membrane or plasma membrane, and this space is perivitelline space. Perivitelline space, and this is nucleus. It is nucleus. इस न्यूक्लियस को मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ बिकॉज हमने यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस भी पहुँचाना है. दिस इज न्यूक्लियस. So what happen? Now sperm will reach here. अब ओवम तक कौन आने वाला है? यहाँ पे ये मैं तुम्हें स्पर्म बनाती हूँ. बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं जो ओवम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, they are moving very speedily, very fastly, rapidly. They are moving towards the ovum to enter into it. But you know, I told you earlier कि इनमें से कोई एक will be successful to enter to ovum to fertilize ovum. Then who will be that lucky one? Let's decide कौन होने वाला है वो. So what happen? जब sperm आता है ovum के पास, तो what it do? ये एक्रोसोम की हेल्प से एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के पास. कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. These hydrolytic enzymes rupture corona radiata. Rupture means वो उसको पेंट्रेट करके उसके अंदर एंटर कर जाते हैं. कौन? स्पर्म. सपोज दिस स्पर्म इज गोइंग, ये सबसे नजदीक है ना, हम इसी को पहुंचाएंगे इस वाले स्पर्म को ना. ये अब यहाँ से ऐसे एंटर कर रहा है कोरोना रेडियस्टा से. उसके बाद इट विल गो टू जोना पेलुसिडा, एंड जोना पेलुसिडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. सपोज दीज आर रिसेप्टर्स विच आई एम मेकिंग हियर. जोना पेलुसिडा contains some receptors, and these receptors are known as ZP3 receptors. ZP3 receptors. जोना पेलुसिडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एंड उन रिसेप्टर्स को हम ZP3 रिसेप्टर्स बोलते हैं, विच विल रिसीव स्पर्म, जो स्पर्म को रिसीव करेंगे. नाउ स्पर्म विल एंटर विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर. अब इस जोना पेलुसिडा को पेंट्रेट करके जाएगा, पेंट्रेट करेगा और इन रिसेप्टर से एंटर करेगा. क्लियर? नाउ स्पर्म विल एंटर थ्रू जोना पेलुसिडा. जैसे ही स्पर्म इसमें एंटर करता है, व्हाट डू यू थिंक? दैट पूरा स्पर्म चला जाएगा? नो, टेल एंड ओल पार्ट रिमेन एट लास्ट. एंड यहाँ पे कौन एंटर करता है? न्यूक्लियस एंटर करता है, और इसको बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? मेल प्रोन्यूक्लियस. What happen when sperm enter through these receptors of zona pellucida? Then tail and other part remain at last, and only nucleus enter to the ovum. This nucleus is known as male pronucleus. जैसे ही sperm इसके अंदर enter करता है, तो what happen? Some changes takes place in ovum to prevent polyspermy. कि एक sperm जैसे enter कर जाता है और sperm enter ना करे, इस चीज के लिए ओवम में कुछ चेंजेस होते हैं. आई विल रफ दिस टू टेल दीज चेंजेस कि वो चेंजेस क्या होते हैं. वो चेंजेस होते हैं कि वो और स्पर्म एंटर ना करे. उसको बोलते हैं टू ब्लॉक पोलीस्पर्मी. पोली मींस मैनी, स्पर्मी स्पर्म. ज्यादा स्पर्म एंटर ना करें. जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाएगा, देन पोलीस्पर्मी रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. ये दो तरह का ब्लॉक होता है, एक फास्ट ब्लॉक and second one is slow block. Fast block and slow block. What happen in case of fast block? जो vitelline membrane है या plasma membrane है, it get depolarized. Vitelline membrane gets depolarized. वो क्या हो जाती है? Depolarize हो जाते हैं. Vitelline membrane get depolarized. Depolarized means पहले वो polarized थी, स्पर्म जैसे ही एंटर कर जाएगा इट बिकम डिपोलराइज सो दैट नो अदर स्पर्म गेट एंटर इनटू ओवम, क्योंकि तो स्पर्म को फर्टिलाइज करना है ना ओवम को. देन व्हाट इज स्लो ब्लॉक? स्लो ब्लॉक क्या होता है? व्हाट हैपन इन केस ऑफ स्लो ब्लॉक? इट ऑल्सो ब्लॉक पोलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना करे. सो व्हाट हैपन इन दिस केस? इन दिस केस ZP3 receptors are destroyed.
by entry of sperm into ovum. क्या होता है? Some changes takes place in zona pellucida when sperm just enter to ovum. तो कुछ चेंजेस होते हैं जोना पेलिसिडा में, उसके जो ZP3 रिसेप्टर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हाउ दे विल रिकॉग्नाइज अनदर स्पर्म. यहां पे हम लिख देंगे सो दैट जोना पेलिसिडा could not recognize other sperm. अब जोना पेलिसिडा बाकी स्पर्म को पहचानने से मना कर देगी, इसीलिए ये कौन सा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इट इज स्लो ब्लॉक एंड दैट इज फास्ट ब्लॉक. अब पॉलीस्पर्म में प्रिवेंट हो चुकी है, अब और कोई स्पर्म एंटर नहीं करेगा. जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, यू नो कि ये पूरे तरीके से ओवम नहीं है, ये कौन है, सेकेंडरी oocyte है. अब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होना बाकी है. अब भूल गए होगे तुम क्या सेकेंडरी oocyte क्या है, मियोटिक डिवीजन क्या है. वी हैव डन oogenesis किया था ना, वहां पे oogonia थे, oogonia में माइटोटिक डिवीजन हुई थी, प्राइमरी oocyte बन रहे थे. सम वर सिलेक्टेड, प्राइमरी oocyte में सिलेक्शन हुआ था एंड वहां पे क्या हुआ था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस and then secondary oocyte was formed. Secondary oocyte रिलीज होती है ग्रेफिन फॉलिकल से और वो एम्पुला तक पहुंचती है. ये कौन है, सेकेंडरी oocyte है. अब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी कब, जब मेल स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें एंटर कर चुका है. नाउ सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस हियर एंड दिस न्यूक्लियस डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन एंड इससे अब सेकेंड एक और न्यूक्लियस बन जाता है. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी थी प्राइमरी oocyte में, अब सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी सेकेंडरी oocyte में. जैसे ही ये बनती है तो ये एक सेपरेट सेल हो जाती है. कौन, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी थी. जो हमारा काम किससे मतलब है, हमें इस न्यूक्लियस से मतलब है और इसका नाम हो जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस. इसको बोल देंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये है मेल प्रोन्यूक्लियस. अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, किसका, मेल प्रोन्यूक्लियस का और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का. एंड देन इट विल मेक व्हाट, जाइगोट, जिसके लिए हमने ये सब कुछ पढ़ा, जाइगोट बनाने के लिए. ठीक है. सो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हुई, आई टोल्ड यू. एक बार मैं ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट एग और ओवम एंड स्पर्म should reach at the site of fertilization simultaneously. एक ही टाइम पे पहुंचने चाहिए और वो कौन सी साइट है, एम्पुला. डू यू नो एनसीईआरटी में भी चेंजेस होते रहते हैं. इफ यू विल सी एनसीईआरटी 2-3 years बैक देन यू विल सी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक रीजन. वो एम्पुलरी इस्थमिक रीजन बता रही है वो एनसीईआरटी 2-3 साल पुरानी. इफ यू विल सी लेटेस्ट एनसीईआरटी फॉर दिस करंट सेशन यू विल सी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला. So you will follow that NCERT of current session. Okay. So according to this current NCERT of current session, ampulla region is given as a site of fertilization. So egg will release from here with the help of ciliated epithelium to the ampulla. Sperm will come from the penis to the vagina and then vaginal secretion इस पे अटैक करेंगे जिससे बहुत सारे स्पर्म मर जाएंगे और बहुत सारे जिंदा भी रहेंगे. एंड जो बच जाएंगे उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये वेजाइनल सिक्रेशन रप्चर कर देगी ताकि वो एक्रोसोम इजीली वहां से निकल जाए, स्पर्म का काम आसान हो जाए. सो आउट ऑफ 200 to 300 million स्पर्म ओनली 200 स्पर्म आर सक्सेसफुल, दे रिमेन अलाइव, वो जिंदा रहते हैं, यानी 1 मिलियन में से 1 स्पर्म. बट फर्टिलाइजेशन के लिए तो हमें एक ही चाहिए, बाकियों का क्या होगा, दे विल किल्ड, वो मर जाएंगे, पड़े रहेंगे वहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. तो कुछ इधर निकल जाते हैं, कुछ इधर निकल जाते हैं. जिधर ओवम रिलीज हुआ है, 1 month इधर होना है, 1 month इधर होना है, तो जिधर भी ओवम रिलीज हुआ है देन स्पर्म विल फर्टिलाइज. हाउ इट विल फर्टिलाइज, सी मैनी स्पर्म विल ट्राई टू रीच टू दी ओवम, पहुंचने की कोशिश करेंगे बट ओनली 1 विल सक्सीड. तो हाउ, बाकियों को कैसे रोका जाए, कोई बैरियर थोड़ा ना लगे हुए हैं वहां पे कि बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे. देन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक फास्ट ब्लॉक एक स्लो ब्लॉक. फास्ट ब्लॉक में जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट गेट डीपोलराइज्ड आफ्टर एंट्री ऑफ 1 स्पर्म. जैसे ही एक स्पर्म पहुंचता है वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, तो बाकी स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, गॉट इट.
सेकंड है स्लो ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है वैसे ही ज़ोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर्स हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड और वो बाकी स्पर्म को पहचानने से मना कर देंगे कि हम नहीं जानते तुम्हें, तुम गेट से ही बाहर जाओ, तो वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्म विल पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटेड एंड यू आर नोटिसिंग वन थिंग, nowadays we are discussing about the disease corona is very harmful disease, we know dangerous disease है, hazardous disease है, बट यहाँ पे जो कोरोना वर्ड है यहाँ पे इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग, ये बहुत बेनिफिशियल थिंग है, यहाँ पे ये हैजार्डस नहीं है, खतरे वाला नहीं है, क्योंकि ये कोरोना क्या है, ये इस एग के सैनिक है, इस एग की आर्मी है ये कोरोना रेडिएटर जो ज़्यादा स्पर्म को एंट्री नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो अब कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करके स्पर्म एंटर करता है, ज़ोना पेलुसिडा के रिसेप्टर इसको रिसीव करते हैं, वो उसका पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता। रिमेंबर दिस थिंग, ओनली न्यूक्लियस एंटर टू द ओवम एंड दिस इज नोन एज मेल प्रोन्यूक्लियस। आफ्टर द एंट्री ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस देन इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है और ये ओवम बन जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। देन फ्यूजन विल टेक्स प्लेस एंड रिजल्टिंग सेल विल बी नोन एज जाइगोट एंड वी नो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, वो तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बट जाइगोट विल बी डिप्लॉइड बिकॉज इट टेक्स प्लेस is formed after the fusion of two haploid cell, that is male gamete and female gamete. Then zygote will be diploid. zygote कैसा होता है, diploid होता है. diploid means two and condition means double set of chromosome, 46 number of chromosome. Because we are talking about human, then we'll talk about just only 46 chromosome. Is there any doubt? I hope everything is clear about fertilization. Now we'll discuss our second topic, that is implantation. Okay. Now what happened? हमने zygote बना लिया है. ये क्या है? Zygote. This is zygote. And do you know zygote is a totipotent cell? अब totipotent याद नहीं होगा, 11th में पढ़ा था हमने totipotency. टोटीपोटेंट इन 11th क्लास. टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट वो सेल होती है विच कैन गिव राइज टू फुल ऑर्गेनिज्म, वो सेल जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है. तो ह्यूमन के अंदर अकेली जाइगोट ऐसी सेल है विच हैव कैपेसिटी टू मेक फुल ऑर्गेनिज्म, ये पूरा एक और नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. कौन? जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट बन चुका है. नाउ जाइगोट में डिवीजन होते हैं. आई ड्रॉ वन डायग्राम अगेन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हियर. This is uterus, as you can see. Okay, तो यहाँ पे ओवम था और यहीं पे स्पर्म था. इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई है. फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे क्या बन गया है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ सो दैट यू कैन विजिबल इट प्रॉपरली. इट इज़ विजिबल टू यू. दिस इज जाइगोट. यहाँ पे क्या बन गया है, ये जाइगोट बन चुका है. ठीक है, अब जाइगोट में डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी. कौन सी डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन. ओके, दिस इज जाइगोट, दिस इज वन सेल्ड स्टेज, इट इज वन सेल्ड स्टेज. अब माइटोटिक डिवीजन होंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवीजन होती चली जाएंगी. सो अब ये बन गया है 2 सेल्ड स्टेज. ये कौन सी सेल्ड स्टेज हो जाएगी? 2 सेल्ड स्टेज. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि जो ये जाइगोट है इसके चारों तरफ ज़ोना पेलुसिडा तो रहती है, जो उसके चारों तरफ थी ना, किसके? ओवम के चारों तरफ. ये कौन सी लेयर रहती है? ज़ोना पेलुसिडा की लेयर रहती है. ये कहीं नहीं जाती है, ये यहीं पे रहेगी. तो इस तरह से हम बना सकते हैं. और इसके चारों तरफ किसकी लेयर रहती है? ये ज़ोना पेलुसिडा की. अब ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई है. आफ्टर 2 सेल्ड स्टेज कौन सी स्टेज आएगी? 4 सेल्ड स्टेज. नाउ इट विल बी 4 सेल्ड स्टेज. 1, 2, 3 एंड हियर 4. ठीक है, ये कौन सी सेल स्टेज हो गई? 4 सेल्स. अब ये कौन सी लेयर हो गई फिर से? दिस इज ज़ोना पेलुसिडा.
आफ्टर 4 सेल्ड स्टेज कौन सी आने वाली है? 8 सेल्ड स्टेज। 1 2 3 4 5 6। इसको दोबारा बनाती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 एंड 1 6 और 2 होंगी ये सेंटर में 7 8। ये कौन सी स्टेज आ गई है? 8 सेल्ड स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज एंड आउटर मोस्ट लेयर अगेन कौन सी है? इट इज जोना पेलुसिडा। अब ये सब हो क्या रहा है? दिस इज माइटोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस हो रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अब 8 से आगे हम 16 बनाने वाले हैं। एंड दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्पेशल डिवीजन एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। ये एक स्पेशल टाइप होती है माइटोसिस की। स्पेशल क्यों? इन विच सेल्स बिकम स्मॉलर। इसमें सेल थोड़ी छोटी होती चली जाते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे बड़ी थी, थोड़ी छोटी हो गई, और छोटी होगी, और थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि नंबर तो बढ़ रहा है ना। तो माइटोसिस में नंबर तो इक्वल रहता है क्रोमोसोम का, सेल भी बढ़ती जा रही है, बट थोड़ा सा साइज छोटा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? क्लीवेज। नाउ वी विल डू नेक्स्ट स्टेज। इट इज 8 सेल्ड स्टेज। यू कैन राइट हियर इट इज 2 सेल्ड स्टेज, इट इज 4 सेल्ड स्टेज, it is 8 celled stage. Now we will make 16 celled stage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10, 11 12 13 14 15 16। ये कितने सेल की स्टेज हो गई? 16 सेल्ड स्टेज। दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अगेन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अगेन वी विल मेक व्हाट? जोना पेलुसिडा लेयर। इसके चारों तरफ कौन सी लेयर है? जोना पेलुसिडा है। अच्छा, व्हेन दीज सेल्ड आर फॉर्म्ड, 8 से 16 सेल्ड स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला। ये अर्ली मोरुला है, अर्ली मोरुला जब 8 सेल्ड स्टेज है। ये लेट मोरुला है जब 16 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज। अच्छा, जो ये सेल्स बनती हैं इनको नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर्स। व्हाट नेम इज गिवन? ब्लास्टोमियर्स। नाउ लिसन दीज थिंग्स केयरफुली। व्हाट आर दीज थिंग्स? दिस इज जाइगोट विच इज सिंगल सेल्ड स्टेज। अब इसमें डिवीजन होते हैं माइटोटिक, तो 2 सेल बन जाती है। अच्छा, जो ये 2 सेल बन रही हैं, दीज आर नोन एज ब्लास्टोमियर। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स, चाहे वो कोई भी सेल आगे। ठीक है। नाउ अगेन माइटोसिस 4 सेल स्टेज, अगेन माइटोसिस 8 सेल स्टेज, और 8 सेल से 16 सेल टिक की स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला। समझ आ गया यहाँ तक? उसके बाद क्या होता है? अब ये जो मोरुला है, अब यहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। अब ये एम्पुला से इस थमस की तरफ आने लग रहे हैं ये डिवीजन होते होते। नाउ जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उसकी 4th डे को, उसके बाद 4th डे को, 4th डे दिस मोरुला, सपोज मैंने ये क्या बना दिया है? मोरुला बना दिया है। नाउ दिस मोरुला विल स्टार्ट इज ट्रैवलिंग। ये अपना टूर स्टार्ट कर देता है, अपनी ट्रिप स्टार्ट करता है। कहाँ तक की ट्रिप? यूट्रस तक की। अब ये कहाँ आने वाला है? यूट्रस में आने वाला है। किस दिन स्टार्ट करेगा? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 4थे दिन बाद। समझ आ गया? उसके बाद मोरुला में क्या होता है? ये जो 16 सेल बनी है, 16 ब्लास्टोमियर हैं, ये अपने आप को 2 लेयर में अरेंज कर लेती है। और वो 2 लेयर कौन सी? एक तो ट्रोफोब्लास्ट, आउटर मोस्ट विल बी ट्रोफोब्लास्ट। एक अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्म में, और एक अरेंज कर लेती हैं इनर सेल मास की फॉर्म में, इस तरह से। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, इट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये अंदर वाली है इसको बोले हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास।
एंड डू यू नो, अब ये वो कंडीशन है जब यूट्रस की जो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या थी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जो ज्यादा ब्लड से भरी हुई होती है, ब्लड वेसल से भरी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम। याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हमने क्या किया था कि 14th डे को जब ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन फूड बनाना शुरू कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अब ओव्यूलेशन हो चुका, ओम निकल चुका, वहां पे बेबी बनने वाला है, उसके लिए फूड बनाना है मुझे, होता है ऐसा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। तो एंडोमेट्रियम अब ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देते हैं और इसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन आ जाता है इसके फूड के लिए, जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो ना। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट तो बाहर की बाहर ही रहती है, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशन है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम हो जाता है इसका, ब्लास्टोसिस्ट। ये वाली स्टेज अटैच होगी किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। सपोज ये मैंने बना दी ब्लास्टोसिस्ट, अब ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के पास आ रही है, यूट्रस के पास आ रही है अटैच होने के लिए, ठीक है। अब ये यूट्रस की वॉल थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाएगी यूं, और ये ट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा यहाँ, ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगी यहाँ। कौन आ गई, ये ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और ये सारा काम कब हुआ, ऑन 7th डे, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद चौथे दिन तो ये बन गया है मोरूला, यहाँ से चलना शुरू कर देता है। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन यानी जस्ट आफ्टर 1 वीक ये अपने आप को यहाँ इम्प्लांट कर लेता है, यानी ये बेबी यहाँ पे अब अटैच हो चुका है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में डिवीजन होनी शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इसको अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर कवर कर लेती है, कौन, एंडोमेट्रियम। अब इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया है, अब इसको कोई खतरा नहीं है, इट हैज नो डेंजर, कोई शौक नहीं होने वाला, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये इसके साथ अटैच हो गया है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। इट इज implantation. Implantation means attachment of blastocyst to the endometrium of uterus. यूट्रस की एंडोमेट्रियम यूटेराइन वॉल के साथ जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ये किस दिन हुआ, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे इसके साथ अटैच हो जाए 8th डे को ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है HCG। क्या नाम है, HCG। मैं यहां पे लिख देती हूं ऊपर इसको, HCG। कौन सा हार्मोन है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। एंड दिस इज द हार्मोन विच विल टेल अबाउट प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो उस टेस्ट को कैसे पता लगता है कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, दिस हार्मोन टेल। अगर इसकी प्रेजेंस दिखाई देगी देन प्रेगनेंसी इज देयर, अदरवाइज इट इज नॉट देयर, बिकॉज दिस हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। और ये कब होगा, जैसे ब्लास्टोसिस्ट से अटैच हो जाएगी 7th डे को, अगले ही दिन 8th डे को ये हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे समझ आ गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कैसे सारी प्रोसेस है, ये सारे के सारे स्टेप्स ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी। एवरीथिंग आई टोल्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड which things are given in NCERT. So you have to revise them properly, learn them and then prepare it for your exams. This is very important topic, can come in your exam. So thank you everybody.